तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का एक बार पूरा रिवीजन ले रहे हैं पूरे चैप्टर का। और कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी का, टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा। और उसके बाद बेटा हम लोग डिस्पर्शन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिस्पर्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से आता हो। तो बहुत मस्ट है कि आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से आ गया हो, तो हम लोग फिर उसके बाद डिस्पर्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था कि सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं बेटा। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए एक ऐसा वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू, जो कि हमारे लिए ना एंटायर डाटा शीट को बेटा रिप्रेजेंट करता है। उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सिंगल वैल्यू जो पूरे एंटायर डाटा शीट को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो हम लोगों ने कहा था ना कि आप लोगों का लाइक मार्क्स हो गया, आपने बोलते हो कि सर हमारे एवरेज मार्क्स बने हैं 80% हमारे लिए एवरेज मार्क्स बने। इसका मतलब क्या हुआ, सारे सब्जेक्ट में 80 तो नहीं आए, कुछ में 80 से कम होंगे, कुछ में 80 से ज्यादा होंगे, लेकिन उस पूरी एंटायर मार्कशीट को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी होता है। फिर हम लोगों ने कहा था सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेजेस भी बोलते हैं। एवरेजेस हमने कहा था दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस, एक को बोलते हैं पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस हम लोगों ने बोला था थ्री टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, ये सिक्स कंटेंट अपने को रीड करने हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इनको हम लोग मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस आप इसमें कंबाइंड, करेक्शन, टू वेरिएबल ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। पोजिशनल एवरेज में इस तरह के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, और इनको ना आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। याद आए तो मोड को हिस्टोग्राम से, मीडियन को ऑजाइव से निकाल सकते हैं, पार्टीशन वैल्यू को भी ऑजाइव से निकाल सकते हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम लोग रीड करें तो हमने कहा था इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड होंगे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स होता है, तो डायरेक्ट मेथड में आप सिंपल सा सिग्मा एक्स करोगे और सिग्मा एक्स अपॉन एन कर एक्स बार आ जाएगा। शॉर्टकट कभी भी याद आए तो याद रखना, एक्स में से आप एज्यूम मीन लेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए, और फिर हम सिग्मा dx को बना देंगे। और अब फॉर्मूला याद आए तो हमने लिखा था a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन करने पर हमारे लिए अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो दो मेथड याद रखना है इंडिविजुअल सीरीज में, सिग्मा एक्स बाई एन या फिर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन हम लोग करेंगे। तो हम फॉर्मूलों को ही रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस सारा मैंने डिटेल क्लासेस में करवा रखा है। अगर डिस्क्रीट सीरीज में लेते हैं तो भी दो मेथड है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। डिस्क्रीट वो है जिसमें आपको एक्स एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो डायरेक्ट मेथड लेना चाहो तो एफ एक्स बना लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन एक्स बार हमारे लिए हो जाएगा। बस एक याद रखना बेटा, जब भी आपके पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे लिए एन होगा। शॉर्टकट मेथड लें तो याद आना चाहिए एज्यूम मीन, एक्स हमारे पास होगा, फ्रिक्वेंसी हमारे पास है, एक्स में से किसी भी एक को एज्यूम मीन ले लेंगे, dx कैलकुलेट कर लेंगे x माइनस ए, और इन dx को f से मल्टीप्लाई कर लेंगे, f dx हमारे लिए हो जाएगा। और x बार हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज अगर हम लोग कहें तो हम लोगों ने बोला था कंटिन्यूस सीरीज में कभी भी कोई अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल एवरेज निकालना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कंटिन्यूस सीरीज में मैथमेटिकल एवरेज फाइंड आउट करना चाहें तो थ्री स्टेप्स, तीन मेथड हमारे लिए होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। बट आप क्या करोगे, कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करोगे, और कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना इन द सेंस आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो डायरेक्ट मेथड करें तो क्या करेंगे, क्लास होगा, फ्रिक्वेंसी होगा, पहले तो इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो, मिड वैल्यू निकाल लेंगे जिसको x कहेंगे। अब क्लास को भूल जाएं, x और f हो गया। इंडिविजुअल आप डायरेक्ट मेथड लें तो एफ एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और वही फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा, हमारे लिए आंसर सोल्व हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड लेते हैं तो एज्यूम मीन याद आना चाहिए, क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, क्लास कोई काम का नहीं है, मिड वैल्यू बना दो, ये डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया। शॉर्टकट लो तो x में से किसी भी एक को एज्यूम मीन ले लें, एज्यूम लिया है तो फिर dx कैलकुलेट कर लें, x माइनस ए, और फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर एफ डी एक्स, फॉर्मूला हमारे लिए वही रहेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन करेंगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा। बट एक और अल्टरनेट मेथड होता है कंटिन्यूस सीरीज में, जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड तभी आता है जब इंटरवल हमारे लिए इक्वल हो। तो वहां आप लोग क्या करोगे ना कि क्लास हमारे लिए होंगे, फ्रिक्वेंसी हमारे लिए होगी, पहले आप क्लास से बेटा मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे,
मिड वैल्यू को हम लोग x बोलेंगे। फिर हम dx ना लेकर d डैश x बनाएंगे, x माइनस a अपॉन आई। x में से एज्यूम मीन को लेस कर कर एज्यूम हम x में से लेंगे और फिर एफ डी डैश x कैलकुलेट कर लेंगे। x बार हमारे लिए आ जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई हमारे लिए हो जाएगा। तो देखो क्या है फॉर्मूले, अगर मैं लिखूं तो इंडिविजुअल सीरीज में दो फॉर्मूले हैं, एक तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन एन और एक x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज अगर हम लोग लें तो फिर x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करेंगे और शॉर्टकट मेथड में a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हम लोग करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज अगर हम लोग लेते हैं तो डायरेक्ट मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर वही बेटा डिस्क्रीट बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ हमारे लिए a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और इंटरवल अगर इक्वल है तो फिर x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा अर्थमेटिक मीन में आप लोगों को 4-5 कैलकुलेशन ध्यान रखनी। तो मिसिंग वैल्यू निकालना, मिसिंग वैल्यू अगर कभी भी निकालना हो तो याद रखना डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू निकालना है तो आप x बार इक्वल टू वही सिग्मा एक्स अपॉन ये सिग्मा एक्स ही लिखा हुआ है उसको काम में लोगे और कोई भी एक वैल्यू जो मिसिंग है उससे x मानकर इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो x बार आ जाएगा। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में आप डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन को काम में लोगे, जैसे x एंड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी मान लो मिसिंग है तो आप एफ एक्स बना लेना। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसे x एज्यूम कर कर सोल्व करोगे तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन से हमारे लिए आंसर आ जाएगा। फिर अगर टू वेरिएबल का बेटा आप लोगों को टू वेरिएबल्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो हम लोगों ने कहा था कि टू वेरिएबल्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो x बार इक्वल टू फॉर्मूला हमारे लिए a प्लस बी अपॉन टू होगा। मान लो 4 एंड 6 है, 4 प्लस 6 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा। फिर आता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन, तो हमने फॉर्मूला कहा था n प्लस 1/2। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब मैं कहूँ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 का अर्थमेटिक मीन। तो फिर डायरेक्ट n प्लस 1/2 कर देना, 7 प्लस 1/2 करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा। फिर कंबाइंड मीन याद है तो कंबाइंड मीन जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा मीन अवेलेबल है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए कंबाइंड मीन का होगा और उसे x बार 1 2 कहेंगे और x बार 1 2 का फॉर्मूला x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 हमारे लिए आंसर बनेगा। इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन रहते हैं, एक तो x बार 1 2 निकालना, एक अगर x बार 1 2 दे रखा हो तो कोई भी एक मिसिंग वैल्यू हो तो वो मिसिंग वैल्यू रह जाएगी, सोल्व करोगे RHS LHS को तो मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। और फिर एक अपन ने पढ़ा था ना n1 n2 का रेशियो या n1 n2 का परसेंटेज, तो आप क्या करोगे x बार 1 2 लिखोगे जो गिवन होगा क्वेश्चन में, इधर आप x बार 1 लिखोगे, इधर आप x बार 2 लिखोगे। x बार 1 2 और x बार 1 का जो डिफरेंस होगा ना वो वैल्यू n2 कहलाएगी और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो n1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू अपन ने कहा था ना यहाँ वाली होगी और ये वैल्यू हमारे लिए यहाँ वाली होगी। तो ये आप लोगों के लिए बेटा डिफरेंस जो आया वो n1 n2 का रेशियो आ गया। परसेंटेज बनाना हो तो n1 की वैल्यू में डिवाइड कर कर दोनों के समेशन को इंटू 100 कर देना, n2 का परसेंटेज बनाना हो तो n2 की वैल्यू में दोनों के समेशन को ऐड कर कर डिवाइड कर कर इंटू 100 बना लेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है वो आता है करेक्ट अर्थमेटिक मीन का। करेक्ट अर्थमेटिक मीन इन द सेंस करेक्ट मीन फाइंड आउट करना हो तो हमने कहा था कि क्वेश्चन में ना हमारा x बार गिवन होगा, n गिवन होगा, लेकिन हमें ना कोई कह रखा होगा कि हमने कुछ वैल्यू की जगह कुछ और यूज कर लिया, एक रॉन्ग वैल्यू होगा और एक हमारे लिए करेक्ट वैल्यू होगा। फिर हमने कहा था कि करेक्ट x बार फाइंड आउट अगर करना है हमें, करेक्ट x बार का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है जो क्वेश्चन में x बार है वो रॉन्ग है तो रॉन्ग x बार इंटू n माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n। तो रॉन्ग x बार इंटू n माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n हमारे लिए आंसर हो जाएगा। देन प्रॉपर्टी पॉइंट याद रखने, 3 प्रॉपर्टी पॉइंट
देखो अपन कहते हैं x अगर 2 4 6 8 10 है तो सिग्मा x हमारे लिए 30 हुआ, x बार हमारे लिए सिग्मा x अपॉन n 30/n करूंगा तो ये 6 आएगा। फिर हम कहते हैं अगर x बार से डिवीजन निकालें, सब में से x बार लेस करें, x बार हमारा 6 था, -4 -2 0 2 4, इसका समेशन हमारे लिए 0 आएगा। हम ये बोलते हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। याद रखिएगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। लेकिन इनका अगर स्क्वायर करें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम स्क्वायर का अगर हम लोग समेशन कराएं तो 0 नहीं आएगा, ये सबसे मिनिमम आता है कंपैरेटिव हमारे लिए जीएम एंड एचएम से। तो दो बातें ध्यान रखनी है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। और ये ओपन एंडेड में कभी नहीं निकल सकता, ओपन एंडेड में जीएम एचएम भी नहीं निकल सकते। लाइक ओपन एंडेड ऐसे होता है ना, लेस देन 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 एंड मोर देन, ये हमारे लिए ओपन एंडेड होता है। तो यहाँ जो फर्स्ट और लास्ट है ना बेटा, ये हमारे लिए ओपन एंडेड सीरीज हो गई। ये माइनस इन्फिनिटी तक होता है, ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो होगा ये कि हम इन दोनों की ना मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ओपन एंडेड में ना तो एम निकलेगा, ना जीएम निकलेगा, ना एचएम। तो दो फॉर्मूले इंडिविजुअल के, दो डिस्क्रीट के, तीन कंटिन्यूस के, 5 कैलकुलेशन, मिसिंग वैल्यू निकालना, 2 वेरिएबल का, n नेचुरल नंबर का कंबाइंड करेक्शन, और 3 प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, इन केस ओपन एंडेड क्लासेस अर्थमेटिक मीन इज नॉट पॉसिबल। ये हमने ध्यान रखना है। अब एम हम लोग निकाल चुके हैं, अब अगला हम लोग बेटा यहाँ पर एचएम लेते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि एचएम वैसे तो जनरली एवरेज का मतलब एएम ही होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना हो तो वो एचएम का क्वेश्चन होगा। थ्योरी के लिए याद रखना, एवरेज वेलोसिटी के लिए एचएम निकाल सकते हैं। और एवरेज प्राइस अगर हम लोग कहें बेटा, तो जब भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम हो, टोटल एक्सपेंडिचर सेम होने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से आपने सेम टोटल प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर के प्रोडक्ट को खरीदा है, तो वहां एवरेज प्राइस के लिए एचएम काम आता है। अब इंडिविजुअल सीरीज कब होगी, या तो क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, या हमें स्पीड भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है, और लेकिन डिस्टेंस हर बार का सेम है, तो आप डिस्टेंस को काम में मत लेना, सिर्फ स्पीड से निकाल देना, ये हमारा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। और हमने कहा था इस केस में फॉर्मूला हमारे लिए n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 होगा। मान लीजिए हमारे लिए 2 4 6 थे, तो n बेटा हमारे लिए 3 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 सोल्व करेंगे तो ये यूं हो जाएगा ना, 3 अपॉन 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.16 सोल्व करेंगे तो हमारे लिए हार्मोनिक मीन निकल कर आ जाएगा। ये तो था इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज तब होगा बेटा जब हमारे पास स्पीड भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, और हर बार की डिस्टेंस अलग अलग है बेटा, नॉट इक्वल है। तो स्पीड हमारे लिए x कहलाएगा, डिस्टेंस हमारे लिए f होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ हार्मोनिक मीन बनाने के लिए n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा हमारे लिए, f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3 हम लोग कर देंगे। f1/x2 f1/x1 f2/x2 f3/x3 कर सोल्व कर लेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज में तो बेटा क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होगा, बार बार बोला ना, एम जी एम एच एम नहीं निकलता है, मिड वैल्यू निकाल दो, मिड वैल्यू को x बोल देंगे, ये x1, ये f1, ये x2, ये f2, ये x3, ये f3, वही फॉर्मूला हो जाएगा जो डिस्क्रीट में था, n अपॉन f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3 प्लस f4/x4, इसका f का समेशन बेटा हमारे लिए n हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को 3 कैलकुलेशन ही ध्यान रखनी है। एक 2 वेरिएबल का हार्मोनिक मीन, एग्जाम में सारे 2 वेरिएबल के क्वेश्चन आए, 2ab अपॉन a प्लस b होगा। और एक मैंने कहा था फर्स्ट n नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का हार्मोनिक मीन, 1 1/2 1/3 1/4 1/n, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक बेटा ये n नेचुरल नंबर होते हैं, ये इनके रेसिप्रोकल होंगे ना। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, 1/1 1 1 2 1 2 1 थ्रो 1/5 1/n तक। तो इसका हार्मोनिक मीन हमारे लिए n प्लस 1, सॉरी, इसका हार्मोनिक मीन हमारे लिए 2 अपॉन n प्लस 1 होगा। n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन n प्लस 1/2 होता है, लेकिन बेटा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का हार्मोनिक मीन हमारे लिए 2 अपॉन n प्लस 1 होगा। और एक कंबाइंड हार्मोनिक मीन ध्यान रखना है, अगर कभी भी एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन दिए गए हों तो वो क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का होता है,
और उस केस में हमारे लिए फॉर्मूला बनता है N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। यहाँ प्रॉपर्टी में आपको एक तो ध्यान रखना, ओपन एंडेड में HM भी नहीं निकलेगा क्योंकि मिड वैल्यू नहीं निकल पाएगी। यहाँ स्मॉल वैल्यू का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है बेटा, क्योंकि उनका रेसिप्रोकल उतना ही ज्यादा होता है, तो जितनी वैल्यू ज्यादा छोटी होगी उतनी ही उसकी रेसिप्रोकल बड़ी आती है। और अगर सीरीज में कोई भी वैल्यू जीरो है तो HM हमारे लिए कभी भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फॉर्मूले में ना जीरो बेटा हमारे लिए नीचे जाएगा यहाँ पर, इसलिए बेटा ना आप लोगों के लिए अगर कोई भी वैल्यू जीरो है तो HM की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। ये आपका HM। क्या ध्यान रखोगे, देखो सर ना हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड के लिए लेना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए थ्योरी में पूछे तो HM टिक लगाना। ऐसी कोई थ्योरी लाइन दे रखी है जिसमें एवरेज प्राइस बनाना है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है तो HM आप लोग टिक लगाओगे। इंडिविजुअल सीरीज तब होगा जब क्वेश्चन में स्पीड एंड डिस्टेंस सिर्फ स्पीड है या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों है लेकिन हर बार का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस को इग्नोर कर देना, सिर्फ स्पीड को लेकर इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन करोगे। फॉर्मूला n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 होगा। डिस्क्रीट सीरीज हम लोग कहें तो स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों हो और डिस्टेंस हर बार का अलग अलग हो तो डिस्क्रीट सीरीज होगा। यहाँ स्पीड x होगा, डिस्टेंस f होगा, फॉर्मूला n अपॉन f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3 हमारे लिए आंसर होगा। कंटिन्यूस सीरीज अगर हम लोग कहें तो कंटिन्यूस सीरीज में बेटा हार्मोनिक मीन बनाने के लिए मिड वैल्यू बना दोगे, फिर वही बेटा हमारे लिए n अपॉन f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3 फॉर्मूला होगा। टू वेरिएबल का हार्मोनिक मीन बेटा 2ab अपॉन a प्लस b होगा। मान लो मैं कहूँ कि मैं 20 की स्पीड से गया और 40 की स्पीड से आया, एवरेज स्पीड निकालो, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 20 प्लस 40 कर दोगे। 1/2 1/3 1/n सीरीज का हार्मोनिक मीन 2 अपॉन n प्लस 1 होगा। कंबाइंड हार्मोनिक मीन हमारे लिए n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2 होगा। तीन प्रॉपर्टी पॉइंट, स्मॉल वैल्यू का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि उनका रेसिप्रोकल ज्यादा होगा। जो वे अगर कोई भी सीरीज में वैल्यू जीरो है तो HM डिफाइन नहीं होगा, HM की कैलकुलेशन ओपन एंडेड में पॉसिबल नहीं होती है। फिर आता है बेटा हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बेटा एक तो याद रखना, एवरेज रेट कभी भी निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन काम में आता है। ये ना इंडेक्स नंबर निकालने में भी काम आता है, थ्योरी में अगर पूछ ले, अपन इंडेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये तब बेस्ट होता है जब हमारे पास बेटा रेट, रेशियो और परसेंटेज हो। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन साथ ही में जीएम एक बेटर एवरेज है अदर देन जब हमारे पास रेशियो और परसेंटेज है तो ये जीएम बेस्ट है। फिर जीएम एंड एचएम बोथ आर यूज फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट के लिए निकाला जाता है और दोनों को हम लोग रेशियो एवरेज कहते हैं। तो ये 6 थ्योरी क्वेश्चन ध्यान रखो। एवरेज रेट के लिए जीएम काम आता है, इंडेक्स नंबर के लिए जीएम काम आता है, रेट रेशियो परसेंटेज में जीएम यूज करना चाहिए। जीएम एक बेटर मेजरमेंट है जब आपके पास रेशियो एंड परसेंटेज है। एचएम और जीएम दोनों यूज होते हैं अपने अपनी केसेस में एवरेज रेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, और इन दोनों को बेटा हम लोग रेशियो एवरेज कहते हैं। जीएम इंडिविजुअल सीरीज का ही काम का है, बाकी तो कोई काम का है नहीं। तो आपके पास मान लीजिए 2 4 6 का जीएम है, तो एक तरीका तो क्या है कि आप इन सब का प्रोडक्ट कर देना, 2 इंटू 4 इंटू 6 की पावर 1/n, तो 48 की पावर 1/3 बेटा ये हमारे लिए जीएम हो जाएगा। 3 हमारे लिए n है, या फिर आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो, 3√48 भी लिख सकते हो। तो या तो आंसर पावर में होगा या रूट में होगा। पावर में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3 के पावर 1/n। रूट में लिखते हैं तो n रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 हम लोग लिखते हैं। और एक बेटा अगर आप लोगों को पूरा पूरा आंसर दे रखा हो तो सर ने समझाया था, आप क्या करना, 2 इंटू 4 इंटू 6 प्रोडक्ट करना, जिनका जीएम चाहिए वो 48 आया। तो जो भी ऑप्शन दे रखे हो ना बेटा, एबीसीडी ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शंस की पावर n कर देख लेना। n हमारे पास 3 है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 कर देखोगे, जहां 48 आ जाए वही हमारे लिए ज्योमेट्रिक होगा। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का तो कोई काम का है नहीं। एक ही प्रॉपर्टी याद रखना है, दो वैल्यू का जीएम बेटा हमारे लिए ना रूट ए बी होता है। फिर कुछ प्रॉपर्टी पॉइंट बेटा आप लोगों को यहाँ ध्यान रखने हैं कि जीएम की कैलकुलेशन के लिए वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है, इसलिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों गिवन है तो जीएम नहीं निकलेगा क्योंकि लॉस नेगेटिव में होता है। अगर कोई भी वैल्यू जीरो है बेटा, मान लीजिए यहाँ जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। एचएम तो नॉट डिफाइन होता है क्योंकि एचएम में जीरो नीचे आएगा तो इन्फिनिटी वैल्यू पर पहुंच जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में जीरो आएगा इसलिए आंसर जीरो होगा। और जीरो भी जीएम भी ओपन एंडेड में नहीं निकल सकता, तीन नहीं निकल सकते, एएम नहीं निकलता है, जीएम नहीं निकलता, एचएम नहीं निकलता।
फिर मैंने केस समझाया था, मान लो एक्स सीरीज है और एक वाई सीरीज है बेटा। एक्स सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए जीएम एक्स है, मान लो वाई सीरीज का जीएम हमारे लिए जीएम वाई है। तो सर ने कहा था ना, आप एक्स इंटू वाई का जीएम निकाल सकते हैं, और x इंटू वाई सीरीज का जीएम हमारे लिए जीएम x इंटू जीएम वाई हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन कहे x अपॉन वाई सीरीज का जीएम निकालो, तो फिर जीएम x अपॉन जीएम वाई हमारे लिए आंसर होगा। ये आपका जीएम खत्म। क्या क्या ध्यान रखोगे बेटा ना, जीएम हमारे लिए एवरेज रेट के लिए काम आता है, इंडेक्स नंबर में काम आता है, रेट रेशियो परसेंटेज में जीएम बेस्ट होता है। रेशियो एंड परसेंटेज के केस में जीएम ही हमारे लिए बेस्ट है। एवरेज रेट निकालने में जीएम भी यूज होता है, एचएम भी अपनी अपनी सिचुएशन में। और बेटा ना इन दोनों को रेशियो एवरेज कहा जाता है। एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, वैल्यू का प्रोडक्ट का पावर 1/n, और एक बेटा n रूट वैल्यू का प्रोडक्ट। पूरा आंसर दे रखा हो तो क्या करोगे, जिन वैल्यू का जीएम चाहिए उनका प्रोडक्ट, और जो ऑप्शन दिए हुए उनके पावर n कर देखोगे, जहां मैच हो वही आंसर होगा। टू वेरिएबल का जीएम बेटा हमारे लिए रूट ए बी होता है। 4 प्रॉपर्टी पॉइंट याद रखोगे, सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जीएम नहीं निकलेगा। अगर कोई भी वैल्यू सीरीज में 0 है तो जीएम भी 0 होगा। ओपन एंडेड में जीएम पॉसिबल नहीं है। एक्स सीरीज का जीएम जीएम एक्स है, एंड वाई सीरीज का जीएम जीएम वाई है, तो जेड सीरीज का जीएम बेटा जीएम एक्स इंटू जीएम वाई होगा। और अगर एक्स सीरीज का जीएम जीएम एक्स है, वाई सीरीज का जीएम जीएम वाई है, तो बेटा एक्स अपॉन वाई सीरीज का जीएम जीएम एक्स अपॉन जीएम वाई होगा। हर क्वेश्चन नहीं ले रहे बेटा, मैं रिवीजन सिर्फ आपको कंटेंट का पूरा करा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। फिर आता है हमारे लिए एएम जीएम एचएम का रिलेशन। हमने कहा था अगर सारे वैल्यू इक्वल है, मतलब 5 5 5 5 5 है, तो इसका एएम जीएम एचएम तीनों ही बेटा हमारे लिए 5 होगा। बट अगर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, मतलब वैल्यू अलग अलग है बेटा, तो फिर उस सीरीज का एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम हमारे लिए आता है। तो एक कॉमन रिलेशन हमारे लिए एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम हमारे लिए लगेगा। फिर अगर आपको टू वैल्यू का एएम जीएम एचएम में से कोई दो दे दिया जाए, तो थर्ड निकालने के लिए बेटा जीएम इक्वल टू रूट एएम इंटू एचएम हम लोग करेंगे। तो अगर एएम एचएम दिया जाए तो जीएम निकाल सकते हैं, जीएम एएम दे दे तो ये एक्स मानकर निकाल सकते हो, जीएम एचएम दे दे तो ये एक्स मानकर निकाल दोगे। याद रखना जीएम इक्वल टू रूट एएम इंटू एचएम। एक दो वैल्यू की केस को याद रखना, दो वैल्यू का एएम बेटा ए प्लस बी बाई टू होता है, दो वैल्यू का जीएम हमारे लिए रूट ए बी होता है, और दो वैल्यू का एचएम हमारे लिए टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। फिर एक थ्योरी पॉइंट, सिंपल एवरेज वर्सेस वेटेड एवरेज। हमने कहा था जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन कर रहे हो एएम जीएम एचएम, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। और जब आप इनकी कैलकुलेशन डिस्क्रीट में कर रहे हो एएम जीएम एचएम की, कंटिन्यूस में तो ये निकलते ही नहीं है, कंटिन्यूस में तो हम डिस्क्रीट बनाकर मिड वैल्यू बनाकर सोल्व करते हैं, तो इन्हें कहते हैं बेटा टेक्निकली वेटेड एवरेज। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में आप निकालते हो तो 2 4 6 8 10 हुआ, तो नंबर ऑफ वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई n करा, तो एक तरीके से सिंपल एएम आ गया। बट वेटेड के लिए क्या करते हो, x को उनकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर एफ एक्स आता है, उसमें डिवाइड बाई n करते हैं, सम ऑफ वेट को, फ्रिक्वेंसी का तो समय यहाँ n, तो वो हमारे लिए वेटेड एवरेज आता है। फिर हमने कहा था दो तीन थ्योरी ध्यान रखो, बाकी कोई काम का नहीं। सिंपल एवरेज बेटा सारे वैल्यू का इंपॉर्टेंस सेम हो तो काम में लेते हैं, वेटेड एवरेज सारे वैल्यू का इंपॉर्टेंस अलग अलग हो तो काम में लेते हैं। सिंपल एवरेज में हर वैल्यू को सिर्फ एक एक बार ही लेते हैं, एक एक बार लेने का मतलब 2 2 2 4 4 4 6 6 6 है, सबकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम है ना, तो एक बार 2 ले लो, एक बार 4 ले लो, एक बार 6 ले लो, सबकी इंपॉर्टेंस सेम है, तो आपका सिंपल एवरेज कर लो वही आंसर आएगा। वेटेड एवरेज में हर वैल्यू जितनी बार आई है उतनी बार हम लोग काम में लेते हैं। और सिंपल एवरेज में बेटा अगर वेट में सारे वेट सेम है, तो भले ही आप सिंपल एवरेज का आंसर बनाओ या वेटेड एवरेज का आंसर सेम होता है। तो तीन बातें याद रखो, सिंपल एवरेज में बेटा सारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम होती है, वेटेड जब सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, सिंपल एवरेज में हर वैल्यू को एक बार काम में लेते हैं, वेटेड एवरेज में हर वैल्यू जितनी बार आई है उतनी बार काम में लेते हैं। सारे वेट सेम है तो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज का आंसर सेम होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी वेट का रोल प्ले करता है। तो यहाँ तक आपको एएम जीएम एचएम पूरा होता है। फिर हम लोगों ने मोड करा था, मोड जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आता है, लाइक यहाँ अगर देखो तो सबसे ज्यादा बार रिपीट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू 10 है, तो z इक्वल टू 10 हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में वैसे तो कहते हैं जिस x की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यहाँ इस x की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए ये मोड होगा।
लेकिन ये तब तक ही होता है जब आपका नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब बेल शेप बनता है, तो ये हाई पीक वाला पॉइंट ही आप लोगों के लिए मोड कहलाता है। लेकिन अगर ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक से ज्यादा बार आया है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, तो फिर एक नई टेबल काम आती है जिसको ग्रुपिंग टेबल काम लेते हैं। ग्रुपिंग टेबल में ना बेटा हमारे लिए ग्रुपिंग मेथड कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल काम आती है, एक को कहते हैं ग्रुपिंग टेबल और एक को कहते हैं एनालिसिस टेबल। एक नंबर में प्रैक्टिकल इसका कभी नहीं आएगा। कंटिन्यूस सीरीज में याद रखना, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होती, तो यहाँ मिड वैल्यू नहीं आती है क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। यहाँ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये हमारे लिए मोड क्लास हो जाएगा 2230। सर अगर एक से ज्यादा बार हो तो फिर वही ग्रुपिंग मेथड यूज आकर मोड क्लास डिसाइड होता है। फिर मोड निकालने के लिए बेटा L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई करेंगे। सर डेल्टा 1 क्या होगा, तो बेटा ना डेल्टा 1 हमारे लिए F1 माइनस F0, ये F1 ये F0, 10 माइनस 7 3, डेल्टा 2 कैलकुलेट करेंगे F1 माइनस F2, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो अब L1 हो गया बेटा हमारे लिए 20, डेल्टा 1 हो गया हमारे लिए बेटा यहाँ पर 3, 3 प्लस 5 डेल्टा 2, इंटरवल हमारे लिए 10 है, तो 20 प्लस 30/8, 20 प्लस 2.75 आप लोगों का हो जाएगा, 22.75 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ओपन एंडेड में निकल सकता है। तो सर मोड क्या ध्यान रखोगे, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड होता है। डिस्क्रीट सीरीज में बेटा जिस एक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो मोड होता है। अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार आती है तो ग्रुपिंग मेथड यूज आता है। ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल काम आती है, ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल। कंटिन्यूस सीरीज में मोड क्लास देखते हैं, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मोड क्लास होगा। मोड क्लास से मोड फाइंड आउट करने के लिए L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 हमारे लिए F1 बाई F0 होता है, डेल्टा 2 हमारे लिए F1 माइनस F2। फिर आता है हमारे लिए मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक मीडियन। मीडियन ना बेटा वो वैल्यू होता है जो सीरीज को इक्वल पार्ट में बांटता है। 50% वैल्यू मीडियन से लार्ज होते हैं, 50% वैल्यू हमारे लिए मीडियन से स्मॉल होते हैं। किसी भी सीरीज का अगर मीडियन बनाना हो तो बस ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज में पहले डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो पहला काम बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसको सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4 5, और अब मीडियन हमारे लिए ना n+1/2 आइटम होगा, ध्यान रखना 5+1/2, तो सर थर्ड आइटम का आंसर हमारे लिए मीडियन होगा, तो 6 हमारे लिए मीडियन हो जाएगा। फिर एक सिचुएशन, अगर हमारे लिए ना बेटा क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ आइटम हो, लाइक ये 6th आइटम और होता है 12th, तो फिर n+1/2 अगर हम लोग करते तो ये 3.5 आइटम आता, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम अपॉन 2। थर्ड आइटम बेटा हमारे लिए 6 है, फोर्थ आइटम अपॉन 8 है, तो डिवाइड बाई 2 करोगे, ये 7 हमारे लिए आंसर आएगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ आइटम हो तो मीडियन टू मिडिल वैल्यू का, ये दोनों बीच के वैल्यू है ना, इनका सिंपल एवरेज करते हैं तो वो मीडियन हमारे लिए बनता है। ये हुआ ना बेटा a+b/2। डिस्क्रीट सीरीज अगर है, डिस्क्रीट में अगर मीडियन निकालना है तो x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, CF लोगे, तो ये x हमारे लिए असेंडिंग ऑर्डर में, ये फ्रीक्वेंसी, तो CF बनाओगे मीडियन के लिए 10 40 75 80 90 एंड 100। और अब मीडियन के लिए वही n+1/2, 100+1/2 करोगे 50.5, इसको CF में देखना है। यहाँ पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, 50.5 बेटा यहाँ इससे बड़ी CF में नजर आ रहा है, तो इसके सामने का x हमारे लिए मीडियन हो जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज में पहले क्लास असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर CF कैलकुलेट करोगे 5 20 40 48 50 हमारे लिए हो जाएगा। और अब मीडियन अगर हम लोग बनाएं तो पहले ना स्मॉल m करोगे, एक n/2 कर 50/2 25, इसको CF में देखोगे, इससे बड़ा CF 40 है ना, तो मीडियन क्लास हमारे लिए 2230 हो जाएगा। तो ये तो आया बेटा मीडियन क्लास हमारे लिए 2230।
और इससे मीडियन बनाने का फॉर्मूला L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी होगा। L1 20, इंटरवल 10, फ्रिक्वेंसी 20 है, स्मॉल m बेटा n/2 हमारे लिए 25, c पीछे वाले क्लास का CF होता है वो भी हमारे लिए 20 है। तो 20 प्लस 10 इंटू 5/20, तो 22.5 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। फिर प्रॉपर्टीज में क्या ध्यान रखोगे, एक तो बेटा ना ओपन एंडेड में मीडियन निकल सकता है, ओपन एंडेड में दो ही निकलते हैं, मोड एंड मीडियन, बट ओपन एंडेड में सबसे बेस्ट मेजरमेंट मीडियन को माना जाता है। यूजुअली सबसे बेस्ट अर्थमेटिक मीन को हम लोग मानते हैं। साथ ही में अगर हम लोग मीडियन से डेविएशन निकालें और प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करें तो मीडियन से निकाले गए समेशन हमारे लिए मिनिमम आते हैं। ये क्या है, ये मैंने डिटेल से भी समझाया था। मान लो x एक सीरीज है जिसका मैंने x बार बनाया और x में से x बार लेस करा और मैंने प्लस माइनस को इग्नोर करा, मतलब मॉडुलस लगा दिया। मैंने x माइनस एम मीडियन कर देखा और x माइनस मोड भी मैं कर देखूंगा, मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस लगाने का मतलब 2 प्लस माइनस को इग्नोर करना होता है। 4 माइनस 2 करोगे तो भी आप लोग 2 ही लिखोगे, 2 माइनस 4 लिखोगे तो भी 2 ही लिखोगे। अब इन सब का समेशन किसी का भी कर देखोगे ना तो सबसे मिनिमम समेशन हमारे लिए मीडियन से निकाले गए डेविएशन से आएगा। तो मीडियन में क्या क्या याद रखेंगे, मीडियन वो वैल्यू होता है जो सीरीज को 50% हाफ वैल्यू में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। 50% वैल्यू मीडियन से स्मॉल होते हैं और 50% मीडियन से लार्ज होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन बनाना होता है तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सीरियल नंबर देंगे और n+1/2 आइटम से मीडियन बनाएंगे। डिस्क्रीट में बेटा हम लोग वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, CF निकालेंगे और n+1/2 कर इसको CF में देखकर उसके सामने का x मीडियन होगा। कंटिन्यूअस में क्लास असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, CF कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल m n/2 कर देखेंगे, इस वैल्यू को CF में देखकर उसके सामने का जो क्लास होगा उसे मीडियन क्लास कहेंगे और मीडियन क्लास से मीडियन बनाने के लिए हम लोग L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी कर आंसर बना देंगे। दो प्रॉपर्टी पॉइंट, ओपन एंडेड में मीडियन सबसे बेस्ट है, यूजुअली AM बेस्ट होता है, और अगर आप लोग मीडियन से डेविएशन निकालें और प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करें तो मीडियन से निकालेंगे डेविएशन का समेशन मिनिमम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पार्टीशन वैल्यू, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, कल ही अपना वापस काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में क्वार्टाइल मेन काम हमारे लिए आएंगे। तो पार्टीशन वैल्यू जो सीरीज को दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे मीडियन हमारे लिए 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे 4 पार्ट के लिए क्वार्टाइल निकलता है, 5 पार्ट के लिए क्वांटाइल निकलता है, 8 पार्ट के लिए ऑक्टाइल निकलता है, 10 पार्ट के लिए डेसाइल निकलता है और 100 पार्ट के लिए परसेंटाइल निकाल सकते हैं। मीडियन एक ही होता है लेकिन क्वार्टाइल 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3, बट जनरली Q2 नहीं निकालते क्योंकि ये एक सेकंड क्वार्टाइल मीडियन ही होता है। Q1 4 टाइप के निकलते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ऑक्टाइल 7 टाइप के निकलते हैं, O1 से O7। डेसाइल 10 पार्ट में डिवाइड करता है तो 9 टाइप के निकलते हैं। परसेंटाइल बेटा 99 टाइप के परसेंटाइल निकल सकते हैं। कैसे निकालोगे, वैसे ही जैसा इंडिविजुअल में सोल्व करते थे। इंडिविजुअल में मीडियन निकालने के लिए पहले वही आप डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सीरियल नंबर दोगे। अब मीडियन के लिए जैसे साइज ऑफ n+1/2 करते हो तो Q1 के लिए क्या कर दोगे, 1 n+1/4, फोर्थ आइटम बेटा। Q3 के लिए क्या कर दोगे, 3 n+1/4। मान लो मुझे Q12 निकालना है, फिफ्थ सेकंड क्वांटाइल निकालना है तो 2 n+1/5 कर दोगे। मान लो मुझे ना सिक्स्थ ऑक्टाइल निकालना है तो 6 n+1/8 कर दोगे। सेवंथ डेसाइल निकालना है तो 7 n+1/10 कर दोगे। 56 परसेंटाइल निकालना है तो 56 n+1/100 हम लोग कर देंगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा। एक चीज याद आए तो एक दिक्कत आएगी, मान लीजिए ना मैंने सोल्व करा और मेरे लिए 4.2 फिफ्थ आइटम आ रहा है, तो सर ने बनाना सिखाया था ना, आप क्या करोगे, फोर्थ आइटम तो पूरा ही ले लोगे, तो फोर्थ आइटम की जो भी साइज है वो ले लोगे, प्लस क्या कर दोगे 0.25 बेटा हमारे लिए फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम। तो सीरीज में मान लीजिए मैंने ये सोल्व करी ये फॉर्मूले और मेरे लिए आया 6.8 आइटम, तो तुम 6.8 बनाना पड़ेगा बेटा ना। कैसे बनाओगे,
सिक्स आइटम का जो भी साइज है वो ले लेना, प्लस 0.8 को और कर देना, इसका 0.8, सेवंथ आइटम का साइज माइनस सिक्स आइटम का साइज का डिफरेंस निकालकर उसको सोल्व कर दोगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, ये अपने आगे बहुत काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। डिस्क्रीट में अगर मुझे ये सब निकालना हो तो सर ने कहा था ना, डिस्क्रीट के लिए पहले वही आप एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सी एफ निकालोगे। अब वही फॉर्मूला मीडियन के लिए n+1/2 करते हैं, सी एफ में देखकर उसके सामने का एक्स आंसर हो जाएगा। Q1 के लिए 1n+1/4 कर दोगे, Q3 के लिए बेटा आप लोग 3n+1/4 कर दोगे। मान लो फिफ्थ ऑक्टाइल निकालना है तो 5n+1/8 कर दोगे। मान लो सेवंथ डेसाइल निकालना है तो 7n+1/10 कर दोगे, तो हमारे लिए ना डिस्क्रीट सीरीज में पार्टीशन वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जनरली कंटिन्यूस सीरीज में आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे ही सब Q1 Q3 एक प्रैक्टिस कर लेना, बाकी अपना कोई काम नहीं। तो लास्ट टॉपिक बेटा हमारे लिए यहाँ पर वो है हमारे लिए रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन। प्रीवियस क्लास में ही हमने पढ़ा है। अगर कभी भी हमारे लिए क्वेश्चन कहे कि रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर सिमेट्रिकल है या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो याद रखना उस सीरीज के लिए मीन मोड मीडियन तीनों हमारे लिए इक्वल होते हैं। सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जो बेल शेप हमारे लिए बनाए, उस केस में आपका मीन मोड मीडियन तीनों हमारे लिए इक्वल होता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल लिखा है, इरेगुलर या मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आए, तो वहां ध्यान रखना है एक्स बार बड़ा होता है एम से और एम बड़ा होता है जेड से। तो यहाँ ना एक डिफरेंस कहा जाता है कि हमारा जो मीन माइनस मोड होता है वो 3 टाइम ऑफ मीन माइनस मीडियन होता है। और साथ ही में अगर आपको इस सिचुएशन में मीन मोड मीडियन में से कोई भी दो का वैल्यू दे दिया जाए, थर्ड का वैल्यू निकालने के लिए z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार होगा। मीडियन और x बार दे दे तो z निकाल सकते हैं, z और मीडियन दे दे तो बेटा हम लोग x बार निकाल सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर बेटा हमारे लिए कभी भी रेगुलर सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मोड मीडियन इक्वल होता है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। और एक डिफरेंस भी पक्का है, मीन माइनस मोड बेटा हमारे लिए 3 मीन माइनस मीडियन होता है। और अगर मीन मोड मीडियन तीनों में से कोई दो का वैल्यू भी दिया जाए तो बेटा थर्ड का वैल्यू निकालने के लिए z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार हम लोग कर देंगे। फिर अगर सारे वैल्यू बेटा हमारे लिए कांस्टेंट है, मतलब सारी वैल्यू 5 5 5 5 5 है, तो am gm hm वगैरह मीडियन मोड सब 5 ही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। पॉइंट ये रहता है कि अगर हमारे लिए एक सीरीज का मीन बेटा हमारे लिए 8 है, मैं कहूँ कि सारी वैल्यू को इंक्रीज बाय 2 कर दूं, तो नया मीन भी इंक्रीज बाय 2 होकर 10 हो जाएगा। मैं कहूँ कि सारे वैल्यू को डिक्रीज बाय 2 कर दूं, तो नया मीन बेटा डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, मेरे लिए नया मीन भी बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और मैं कह दूं कि डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो मेरा मीन बेटा ना डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना बेटा, उन पर अगर आप किसी भी सीरीज को एक कांस्टेंट वैल्यू से प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी भी उतने से ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाता है। अब सर ने ये कहा था कि जब प्लस माइनस का इफेक्ट आता है तो सर ने कहा था कि इसको बेटा हम लोग चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट बोलते हैं, और इसको ना हम लोग बेटा यहाँ पर चेंज इन स्केल का इफेक्ट बोलते हैं। जो प्लस माइनस का इफेक्ट होता है उसे चेंज इन ओरिजिन इफेक्ट बोलते हैं, और जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का इफेक्ट होता है उसे हम लोग चेंज इन स्केल का इफेक्ट बोलते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेटा प्लस माइनस से भी इफेक्ट होती है, मतलब चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होती है, और मल्टीप्लाई डिवाइड से भी इफेक्ट होती है, मतलब चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होती है। इस रीजन से अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें a एंड b तो कांस्टेंट है, तो अब इस सीरीज में ना ये जो a होता है ना बेटा, ये चेंज इन ओरिजिन होता है, ये b हमारे लिए चेंज इन स्केल होता है। यहाँ अगर हम लोगों ने कहा था कि आप x की जगह अगर x के मीन मोड मीडियन रख दोगे तो y की जगह ना आप लोगों के y के मीन मोड मीडियन निकल कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यहाँ ओरिजिन का भी इफेक्ट होता है, स्केल का भी इफेक्ट होता है। तो मैंने ये कहा था कि मान लो मेरे लिए y इक्वल टू 2 प्लस 3x है, मैं कहूँ x सीरीज का x बार 10 है तो y का y बार निकाल सकते हैं, 2 प्लस 3 इंटू 10 32।
हमारे लिए आंसर आ जाएगा। x की जगह x का मीन मोड मीडियन रख दो, y की जगह y का मीन मोड मीडियन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिन की वैल्यू भी काम का है, स्केल का वैल्यू भी काम का है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी पर ओरिजिन का भी इफेक्ट होता है, स्केल का भी इफेक्ट होता है। फिर एक थ्योरी टेबल तुमने ध्यान रखनी है, मैंने टेबल फॉर्मेट में पूरी थ्योरी आपको दे दी है जो भी इस चैप्टर के लिए काम की, ताकि आप अच्छे से याद रख पाए। तो AM, GM, HM, मोड एंड मीडियन। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे लिए होता है कि सर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें होती है। तो हमने कहा था मैथमेटिकल प्रॉपर्टी वो कंबाइंड, करेक्शन, टू वेरिएबल, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, ये AM, GM, HM में होती है। मोड एंड मीडियन में इनकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर एक याद रखना है, ऑल ऑब्जर्वेशन पर कौन कौन बेस है, तो ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस वो है जहां मिड वैल्यू चाहिए। तो AM, GM, HM ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है, मोड और मीडियन नहीं है, मोड तो सिर्फ मोड क्लास पर बेस है, मीडियन सिर्फ मीडियन क्लास पर बेस है। फिर कहते हैं ओपन एंडेड में कौन कौन नहीं निकलता है, तो बेटा वो नहीं निकलता है जो ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है, मतलब जहां मिड वैल्यू चाहिए। AM, GM, HM नहीं निकलते, मोड मीडियन ओपन एंडेड में निकल जाते हैं। और ओपन एंडेड में सबसे बेस्ट कहूं तो बेटा मीडियन है, यूजुअली सबसे बेस्ट AM है। फिर कहे कि कौन डिफाइन नहीं है यूनिकली, तो बेटा मोड आपका यूनिकली डिफाइन नहीं है, बाकी सब डिफाइन है, क्योंकि ना जरूरी नहीं कि मोड आए और जरूरी नहीं कि मोड एक ही आए, इसलिए मोड यूनिकली डिफाइन नहीं है। फिर एक पॉइंट, सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन कौन सी है, तो सबसे डिफिकल्ट GM होता है, उसके बाद HM होता है, इनको कंपैरेटिव डिफिकल्ट नहीं मानते, तुमसे तो एक ही पूछेगा सबसे डिफिकल्ट, तो याद रखना GM सबसे डिफिकल्ट होता है। सिक्स्थ, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। सर ने समझाया था एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब बेटा मेरे जो क्लास है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है ना बेटा, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। अगर मैं इनको बदल दूं तो किसका आंसर चेंज होगा, उससे हम लोग इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को बदल दूं ना बेटा, तो सिर्फ उन्हीं के वैल्यू कन्वर्ट होंगे जिसमें ये मिड वैल्यू रिक्वायर्ड होता है, और मिड वैल्यू AM, GM, HM में काम आता है। याद रखना इन दोनों वैल्यू को बदलने से AM, GM, HM तीनों के आंसर में चेंज आएगा। मैक्सिमम चेंजेस जिसके आंसर में आएगा वो है AM है। मोड एंड मीडियन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सट्रीम वैल्यू का किस पर इफेक्ट नहीं होता है और मोड और मीडियन दोनों ऑप्शन में है बट बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप ना पहली प्रायोरिटी आंसर मीडियन को टिक लगाएंगे। तो मैक्सिमम इफेक्ट तो बेटा AM पर होता है, मोड मीडियन पर नहीं होता है, बट ऑप्शन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो हमारा आंसर बेटा मीडियन सेलेक्ट होगा। लास्ट टॉपिक, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट। बेटा ना सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब होता है हमारे लिए कि मैंने कुछ सैंपल लिए, 100 जनों को ना लेकर 10 जनों के डेटा लिए और उससे मीन मोड मीडियन निकाला, और अब मैं इन 10 के अलावा किन्हीं और 10 जनों के डेटा लेकर मीन मोड मीडियन निकालूं, तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं। ये अपने डिटेल से अब है नहीं, CPT में था आपका एक सैम्पलिंग चैप्टर, वो अब हट गया है, तो अपने को सिर्फ एक थ्योरी पॉइंट ही याद रखना है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट बेटा ना हमारे लिए सब पर होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आप लोगों के लिए AM, GM, HM, मीडियन, मोड सब पर होता है। बस ये याद रखना मैक्सिमम इफेक्ट बेटा हमारे लिए सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का AM पर होता है। 7 पॉइंट देखो, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी AM, GM, HM में है, मोड मीडियन में नहीं है। ओपन एंडेड में AM, GM, HM सॉरी ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस AM, GM, HM है, मोड मीडियन नहीं है। ओपन एंडेड में AM, GM, HM नहीं निकलता है, मोड मीडियन निकलता है। ओपन एंडेड में बेस्ट मीडियन है, बट यूजुअली सबसे बेस्ट हमारे लिए AM है। डिफाइन बेटा हमारे लिए मोड नहीं है, बाकी सब डिफाइन है, और डिफिकल्ट सबसे ज्यादा GM होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट AM, GM, HM पर होता है, सबसे ज्यादा AM पर होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट मोड मीडियन पर नहीं होता है, और उनमें भी एक सेलेक्ट करना हो तो मीडियन हमारे लिए लगेगा। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट बेटा हमारे लिए सब पर होता है, मैक्सिमम इफेक्ट AM पर होता है। तो ये 45 मिनट्स में मैंने आपको पिछले 8 दिन का सारा कंटेंट पढ़ा दिया है वापस से। कल आप लोगों का टेस्ट है, उसका टाइमिंग आप लोगों को मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करना और सिंसियरिटी रखते हुए तैयारी करो, ताकि जब भी लॉकडाउन खुले तो हमें एक कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं,
और प्लस आपके पास अभी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है जिसका पूरी तरीके से यूटिलाइज करो फुल एफर्ट कर ताकि आपको भी एक दिन भर में कॉन्फिडेंस लगेगा कि हमने आज कुछ सीखा है। कोई भी डाउट रहे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके थैंक्स। और आफ्टर देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन शुरू करेंगे, लेकिन डिस्कशन के लिए सेंट्रल टेंडेंसी आना मस्ट है, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, देन हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे।